हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। भाई केवीएस और एनवीएस वालों, ठीक है, मैंने आप सभी के लिए ये क्लास स्टार्ट की है और साथ साथ में जो एएमआरएस वाले हैं वो भी इस क्लास को देख सकते हैं, क्योंकि ये आपके लिए भी काफी महत्वपूर्ण क्लास रहेगी। ये ट्राई 2 के लिए आपके लिए क्लास है। इसमें वर्णात्मक अपने पर्सन होंगे और बहुविकल्पीय आपको क्वेश्चन मिलेंगे। और इससे पहले मैंने हिंदी साहित्य की चैप्टर 1 हिंदी साहित्य का इतिहास थ्योरी प्लस में एमसीक्यू की क्लास डाली थी। आप उसको भी जरूर से जरूर देखें भाई, और आपके पेपर तक आपको ये क्लास रेगुलर मिलेगी। ठीक है, तो करते हैं भाई स्टार्ट क्लास। ठीक है, अगर क्लास पसंद आए तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक करना और कमेंट भी आप जरूर से जरूर करना भाई। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, क्लास आपको हर रोज मिलेगी और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो उसको भी ज्वाइन जरूर से जरूर करना। पहले हम जो वर्णात्मक पर्सन है वो देख लेंगे। ठीक है, जो हिंदी साहित्य का इतिहास करवाया था उसी से ये दो क्वेश्चन है, वर्णात्मक और फिर इसके बहुविकल्पीय क्वेश्चन है। ठीक है, इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि पेपर में आपको कैसे ये करने हैं। तो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की आवश्यकता एवं महत्व स्पष्ट कीजिए। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, फिर इसका उत्तर हम देख लेते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास केवल रचनाओं और रचनाकारों का क्रमबद्ध विवरण नहीं, बल्कि यह हिंदी भाषा का साहित्य और भारतीय समाज के विकास की समग्र कथा है। किसी भी साहित्य की सशक्त परंपरा को समझने, उसकी पहचान बनाने और उसे आगे बढ़ाने के लिए उसके इतिहास का लेखन अत्यंत आवश्यक होता है। इसी कारण हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की आवश्यकता और उसका महत्व विशेष रूप से स्वीकार किया गया है। सबसे पहले साहित्य के विकास क्रम को समझने की आवश्यकता इतिहास लेखन को अनिवार्य बनाती है। हिंदी साहित्य हजारों वर्षों में विकसित हुआ। अपभ्रंश से लेकर आधुनिक हिंदी तक भाषा, भाव, शिल्प और विषय वस्तु में निरंतर परिवर्तन हुए। इतिहास लेखन के माध्यम से हम यह जान पाते हैं कि इस काल में कौन सी प्रवृत्ति प्रमुख रही, साहित्य किन सामाजिक परिस्थितियों से प्रभावित हुआ और किस प्रकार नई विधाओं का जन्म हुआ। दूसरे में देख लेते हैं, दूसरे साहित्य और समाज के संबंध को स्पष्ट करने में इतिहास लेखन का विशेष महत्व है। साहित्य समाज का दर्पण होता है। इतिहास के माध्यम से यह समझा जा सकता है कि किसी युग की राजनीति, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक परिस्थितियां साहित्य में कैसी प्रतिबिंबित हुई भी। उदाहरण के लिए भक्ति काल में सामाजिक विषमता और धार्मिक पाखंड के विरुद्ध स्वर मिलते हैं, जबकि आधुनिक काल में स्वतंत्रता आंदोलन, सामाजिक सुधार और आधुनिक चेतना का प्रभाव हमें दिखाई देता है। तीसरे पैरे में देख लेते हैं हमें क्या लिखना। काल विभाजन और प्रवृत्तियों की पहचान इतिहास लेखन की एक प्रमुख आवश्यकता है। साहित्य को आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल में बांटने से अध्ययन सरल और व्यवस्थित हो जाता है। प्रत्येक काल की प्रमुख प्रवृत्तियां जैसे वीरता, भक्ति, श्रृंगार, यथार्थ स्पष्ट रूप से समझ में आती है, जिससे साहित्य का सम्यक मूल्यांकन संभव होता है। चौथे में देखते हैं क्या कुछ है। प्रमुख रचनाकारों और कृतियों का मूल्यांकन भी इसी इतिहास लेखन का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इतिहासकार साहित्यकारों का स्थान निर्धारित करते हैं और उनकी रचनाओं के साहित्य, सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व को स्पष्ट करते हैं। इससे पाठकों को यह समझने में सहायता मिलती है कि किन रचनाओं में साहित्य की दिशा बदलने में भूमिका निभाई है। पांचवा है छात्रों और शोधार्थियों के लिए मार्गदर्शक इतिहास लेखन का एक व्यवहारिक महत्व है। साहित्य के विद्यार्थी इतिहास के माध्यम से अध्ययन की स्पष्ट दिशा प्राप्त करते हैं। शोध कार्य के लिए यह आधार प्रदान किया गया है और आलोचनात्मक दृष्टि के विकास में सहायक होता है। आगे तंत्र सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए भी हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन आवश्यक है। साहित्य किसी भी राष्ट्र की सांस्कृतिक धरोहर होता है। उसका इतिहास सुरक्षित रखने से आने वाली पीढ़ियां अपनी भाषा, संस्कृति और साहित्य परंपरा से जुड़ी रहती हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की आवश्यकता और महत्व साहित्य के विकास, समाज की समझ, शैक्षिक योग्यता और सांस्कृतिक संरक्षण सभी दृष्टियों से अत्यंत व्यापक और अनिवार्य है। तो ये पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है भाई। और जो मैंने आपको हिंदी साहित्य का इतिहास की क्लास दी है,
ठीक है, वो भी आप अगर उस क्लास को देखोगे तो आप उसमें से भी, ठीक है, वर्णात्मक क्वेश्चन निकाल के कर सकते हैं भाई। ठीक है, पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल रखा है, आप वहां से उसको ले सकते हैं। पेपर के लिए काफी महत्वपूर्ण क्लास है वो आपकी। ठीक है, केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस, इन के लिए तो काफी महत्वपूर्ण क्लास है, क्योंकि ट्राई टू में आपको पता है वर्णात्मक क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे और बहुविकल्पीय क्वेश्चन भी आपके पेपर में आएंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के साहित्य इतिहास लेखन की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल के जो साहित्यिक इतिहास लेखन है उनकी जो विशेषता है उस पर प्रकाश डालना है। तो देख लेते हैं आंसर क्या रहेगा इसका। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन परंपरा के सबसे प्रभावशाली इतिहासकार है माने जाते हैं। उनका ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी में वैज्ञानिक, व्यवस्थित और आलोचनात्मक इतिहास लेखन का आधार माना जाता है। शुक्ल जी ने साहित्य को केवल कवियों, कृतियों की सूची न मानकर उसे समाज, संस्कृति, जनजीवन से जोड़कर देखा है। उनके इतिहास लेखन की प्रमुख विशेषताएं हम देखते हैं भी। अगर आप चाहते हैं मैं आपको और ज्यादा एक क्वेश्चन करवाऊं वर्णात्मक, तो आप कमेंट में आप जरूर से जरूर बताएं मुझे। पहला है वैज्ञानिक और व्यवस्थित काल विभाजन, शुक्ल जी ने। ठीक है, पहला क्या है, वैज्ञानिक और व्यवस्थित विभाजन। ठीक है, इन्होंने वैज्ञानिक और व्यवस्थित काल विभाजन किया है, उसके विषय में देखते हैं। शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के अध्ययन को सुव्यवस्थित करने के लिए काल विभाजन को आधार बनाया। उन्होंने साहित्य को प्रवृत्तियों के अनुसार क्रमबद्ध किया, जिससे साहित्य का विकास क्रम स्पष्ट हुआ। उनका काल विभाजन आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल की दिशा में मानक रूप से स्वीकार किया गया। इससे साहित्य का अध्ययन सरल, संगठित और तुलनात्मक बनता है। दूसरी देख लेते हैं विशेषता, जनजीवन आधारित दृष्टि। ठीक है, दूसरी विशेषता है ठीक है, जनजीवन आधारित दृष्टि। शुक्ल जी की सबसे बड़ी विशेषता उनकी जनजीवन आधारित आलोचनात्मक दृष्टि है। वे साहित्य को समाज का प्रतिबिंब मानते हैं और मानते हैं कि साहित्य का मूल्यांकन जनता के जीवन, संघर्ष, विचार और नैतिक चेतना के संदर्भ में होना चाहिए। उन्होंने साहित्य को लोक से जोड़ा और साहित्यकारों का मूल्यांकन इस आधार पर किया कि उनकी रचनाएं समाज में कितनी सार्थक भूमिका निभाती है। भाई जो मैं ये वर्णनात्मक क्वेश्चन करवा रही हूँ, इससे आपको आइडिया हो जाएगा भी आपको पेपर में कैसा लिखना है। तो प्लीज क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। तीसरी विशेषता देख लेते हैं, लोक मंगल का सिद्धांत। क्या है लोक मंगल का सिद्धांत? शुक्ल जी का केंद्रीय सिद्धांत है साहित्य का प्रयोजन लोक मंगल है। क्या भी साहित्य का प्रयोजन लोक मंगल है, ये रामचंद्र शुक्ल जी का केंद्रीय सिद्धांत रहा है। उनके अनुसार साहित्य केवल मनोरंजन या शिल्प प्रदर्शन नहीं, बल्कि समाज के हित में सकारात्मक चेतना पैदा करने वाला माध्यम है। इसलिए उन्होंने रचनाओं में उस तत्व को अधिक महत्व दिया जो मानवता, नैतिकता, सामाजिक सुधार और जनहित को आगे बढ़ाता है। इसी कसौटी पर वे रीतिकाल की कृत्रिमता की आलोचना करते हैं और भक्ति काल को श्रेष्ठ बताते हैं। ठीक है, रीतिकाल की तो रामचंद्र शुक्ल जी ने आलोचना की और भक्ति काल को उन्होंने श्रेष्ठ बताया है। फोर्थ है आलोचनात्मक मूल्यांकन। ठीक है, आलोचनात्मक मूल्यांकन किया है। शुक्ल जी का इतिहास लेखन केवल सूचना प्रधान नहीं, वह आलोचनात्मक है। उन्होंने कवियों और कृतियों का विवरण देने के साथ साथ उनकी भाषा, भाव प्रवृत्ति, सामाजिक प्रभाव और साहित्यिक महत्व का तर्कपूर्ण मूल्यांकन किया है। इस कारण उनका इतिहास विवरणात्मक इतिहास नहीं बल्कि आलोचनात्मक इतिहास बन गया है। पांचवी विशेषता देखते हैं, प्रवृत्ति आधारित वर्गीकरण। वे प्रवृत्ति को आधार बनाकर इन्होंने वर्गीकरण किया है। शुक्ल जी ने साहित्य की पहचान प्रवृत्तियों के आधार पर की, जैसे वीर गाथा परंपरा, भक्ति काल की धाराएं, रीति काव्य की श्रृंगारिक प्रवृत्तियां, आधुनिक युग में सुधारवाद आदि। इससे युग विशेष की साहित्यिक मानसिकता और रचनात्मक दिशा स्पष्ट होती है। यह पद्धति साहित्य के भीतर छिपी धारा को पकड़ने में बहुत उपयोगी है। आगे है छठी, भाषा शैली की स्पष्टता और प्रमाणिकता। शुक्ल जी की भाषा सुस्पष्ट, तर्क संगत और गंभीर है। वे तथ्य, संदर्भ और प्रमाणों के सहारे बात करते हैं। उन्होंने स्तोत्रों का उपयोग कर साहित्यिक परंपरा को प्रमाणिक आधार देने की भी कोशिश की है। उनकी शैली में निर्णात्मकता है,
वे स्पष्ट रूप से बताते हैं कि कौन सी प्रवृत्ति क्यों महत्वपूर्ण है और क्यों नहीं। छठी विशेषता, सातवीं विशेषता देखते हैं भाई। साहित्य को राष्ट्रीय चेतना, सॉरी, साहित्य को राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना से जोड़ना। सातवीं विशेषता है उनके साहित्य की। शुक्ल जी ने साहित्य को भारत की सांस्कृतिक चेतना और नैतिक मूल्यों से जोड़कर देखा है। उनके लिए साहित्य का आदर्श वह है जो समाज में जागरण, एकता, संवेदना और लोकहित को बढ़ाए। इसलिए भक्ति काल को जन चेतना का बड़ा अवधार मानते हैं। आधुनिक काल में राष्ट्रीय जागरण की प्रवृत्तियों को महत्व देते हैं। तो अब निष्कर्ष देख लेते हैं इस क्वेश्चन का। इस प्रकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास लेखन वैज्ञानिक, प्रवृत्तिपरक, जन जीवन आधारित और लोक मंगल केंद्रित है। उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को केवल कालक्रम नहीं बनाया बल्कि उसे समाज और संस्कृति की जीवंत व्याख्या बना दिया। इसलिए हिंदी साहित्य के इतिहासकारों में उनका स्थान सबसे महत्वपूर्ण और मार्गदर्शक माना जाता है। तो ये दो क्वेश्चन आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, आप देख सकते हैं भाई क्वेश्चन को हमें कैसे लिखना है। अब बहुविकल्पीय क्वेश्चन करते हैं। 15 क्वेश्चन हम करेंगे भी। पहला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास का उद्देश्य क्या था? जो हिंदी साहित्य इसके इतिहास का उद्देश्य क्या था? तो केवल कवियों की सूची बनाना, साहित्यिक रचनाओं की आलोचना करना, साहित्य के विकास क्रम का अध्ययन करना या भाषा व्याकरण का अध्ययन करना। तो हिंदी साहित्य के इतिहास का उद्देश्य था साहित्य के विकास क्रम का अध्ययन करना। सी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य और समाज का संबंध कैसा माना गया? अभी हिंदी साहित्य और समाज का संबंध पूछा, अभी कैसा माना गया है? असंबंधित, विरोधात्मक, पूरक और अंतर संबंधित या केवल धार्मिक? तो भाई सी आंसर बिल्कुल सही रहेगा, पूरक और अंतर संबंधित हिंदी साहित्य और समाज का संबंध माना गया है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम व्यवस्थित काल विभाजन किसने किया? सर्वप्रथम पूछा है व्यवस्थित काल विभाजन किसने किया? रामचंद्र शुक्ल जी ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मिश्र बंधु ने या रामविलास शर्मा ने? तो भाई रामचंद्र शुक्ल जी ने सबसे पहले हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम व्यवस्थित काल विभाजन किया है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहासकार किसे माना गया है? भाई वैज्ञानिक इतिहासकार किसे माना गया? मिश्र बंधु, रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी या आचार्य रामचंद्र शुक्ल? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को, ठीक है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहासकार माना गया है। अगला क्वेश्चन है 5वां, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने काल विभाजन किस आधार पर किया? तो किस आधार पर किया रामचंद्र शुक्ल जी ने काल विभाजन? भाषा, रस, भावधारा या छंद? तो रामचंद्र शुक्ल जी ने काल विभाजन भावधारा के आधार पर किया है। सी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। आगे आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के कितने काल है? तो भाई कितने काल है रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार? 2, 3, 4 या 5? तो भाई तो 4 है। कौन कौन से? आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल और आधुनिक काल। आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा है? क्यों कहा है? तो भक्ति के कारण, श्रृंगार वर्णन के कारण, वीर रस की प्रधानता के कारण, नीति कथाओं के कारण। तो वीर रस की प्रधानता के कारण आदिकाल को वीर गाथा काल कहा। और किसने कहा? भी रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। आदिकाल की प्रमुख रचना कौन सी है? आदिकाल की पूछे प्रमुख रचना कौन सी है? रामचरितमानस, सूरसागर, पृथ्वीराज रासो या पद्मावत? तो पृथ्वीराज रासो, ठीक है, आदिकाल की प्रमुख रचना है। सी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? अभी जो भक्ति काल है इसको हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। पूछा गया क्यों कहा जाता है? भाषा की शुद्धता के कारण, काव्य शास्त्रीय नियमों के कारण, ठीक है, साहित्य की व्यापकता और जनसंपर्क के कारण, केवल भक्ति के कारण? तो भाई साहित्य की व्यापकता और जनसंपर्क के कारण भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भक्ति काल की कुल कितनी धाराएं मानी जाती हैं? ठीक है, भक्ति काल की कितनी धाराएं मानी जाती है? भाई 2 मानी जाती हैं, निर्गुण और सगुण। निर्गुण ज्ञान मार्गी काव्य के प्रमुख कवि, ज्ञान मार्गी काव्य के कवि पूछा है। तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास, मीराबाई? तो कबीरदास जी रहेंगे। ठीक है, तुलसीदास, ठीक है, किसके हैं? राम काव्य धारा के हैं। सूरदास कृष्ण काव्य धारा के, मीराबाई भी कृष्ण काव्य धारा की रहेगी। सूफी काव्य किस निर्गुण धारा से संबंधित है? ज्ञान मार्गी, प्रेम मार्गी, राम भक्ति, कृष्ण भक्ति? तो प्रेम मार्गी धारा से संबंधित है। बी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है,
रीतिकाल का प्रमुख रस कौन सा? अभी रीतिकाल का प्रमुख रस कौन सा है? तो वीर है, करुण है, शांत है, श्रृंगार है। तो रीतिकाल का भी प्रमुख रस श्रृंगार रस है। डी आंसर सही है। बिहारी सतसई किस काल की रचना है? बिहारी सतसई पहले तो बतानी है किसकी रचना है, तो बिहारी जी की है। किस काल की रचना? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। तो रीतिकाल की रचना रहेगी। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक काल का प्रारंभ किस युग से माना जाता है? तो आधुनिक काल का प्रारंभ किस युग से माना जाता है? द्विवेदी युग, छायावाद, भारतेंदु युग या प्रगतिवाद। तो भाई भारतेंदु युग से आधुनिक काल का प्रारंभ माना जाता है। तो इसी के साथ भाई आज की अपनी क्लास कंप्लीट होती है। आशा करती हूँ भाई आपको क्लास पसंद आई होगी। ठीक है, अगर क्लास पसंद आती है तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी आप जरूर से जरूर करें भाई। और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। और इसके साथ साथ जो मैं आपको क्लासें प्रोवाइड करवा रही हूँ उनकी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, तो आप चैनल पर जाके विजिट करें, आपको क्लासें मिल जाएगी। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन में आपको करवाने लग रही है जो आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। और जो भी बच्चा ठीक है वर्णात्मक क्वेश्चन चाहता है तो कमेंट में यस जरूर लिखना, मैं आपको और वर्णात्मक क्वेश्चन करवा दूंगी भाई। ठीक है, तो भाई आप सभी का क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।